नमस्कार मित्रों। देश में राजनीति की गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम में भले ही ठंडक आने लगी हो, लेकिन अभी हर जगह पर थोड़ी-सी गर्मी है, थोड़ी-सी अ, तपन महसूस होने लगी है। लद्दाख जो है अभी तक गर्म हो रहा है, हालाँकि वहाँ पर शांति हुई है थोड़ी-सी, लेकिन सोनम वांगचुक, वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की माँग है। तमाम चीज़ें हैं और उसके बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ सरकार का जो एक्शन है, उससे भी थोड़ा-सा सुलगा हुआ लगता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब शांति हो गई है, कोई बात नहीं है, संकट खत्म हो गया है। लेकिन जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पोस्ट किया और कहा कि जिनके साथ वादा नहीं किया गया था पूर्ण राज्य का, वहाँ भी लद्दाख में इसकी माँग बड़ी जोर-शोर से हो रही है। जबकि 2019 में उन्होंने सेलिब्रेट किया था केंद्र शासित प्रदेश को। तो जम्मू कश्मीर जिसके साथ सरकार ने वादा किया है, उसका क्या होगा? वहाँ लोग क्या सोच रहे होंगे? और बिहार को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो 6 अक्टूबर के बाद चुनाव के ऐलान कर देगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगे। बिहार में क्या हो रहा है? और तमाम तरह की बातचीत चल रही है। होम मिनिस्टर साहब पहुँच गए हैं बिहार में अपना झंडा गाड़ने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ। क्या होगा बिहार में क्या होगा? लद्दाख का क्या होगा? और क्या जम्मू कश्मीर पर इसका असर पड़ेगा? और क्या सोनम वांगचुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीन पर नज़र रखना है? इस सब पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम अनकट विद आशुतोष में। आशुतोष जी को तो आप जानते हैं, खरी-खरी दो-टूक बात करने वाले लोग हैं, पत्रकारिता और राजनीति का, दोनों का एक बहुत सुनहरा संगम वाला अनुभव उनके पास है। आशुतोष जी की बात बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, लेकिन शायद ही कोई हो जो उन्हें इग्नोर कर सकता हो। तो आशुतोष जी सत्य हिंदी के फाउंडर भी हैं, जो बड़ी वेबसाइट है, ताकतवर तरीके से चल रही है, अपनी बातों को रख रही है। आशुतोष जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसा धन्यवाद। माहौल लग रहा है आपको देश का? अभी लद्दाख में शांति हो गई है क्या? देखिए, अब माहौल तो विजय जी, मैं ईमानदारी से बोलूँ तो बहुत ही डिप्रेसिंग है। और मतलब रोज़ सुबह मैं उठता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कहीं से कोई अच्छी खबर आएगी, कहीं से खुशखबरी नज़र आएगी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि देश एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड संकट में इस वक़्त फँसा हुआ है, चारों तरफ से अनप्रेसिडेंटेड संकट में फँसा हुआ है। और जब मैं ये देखता हूँ कि लद्दाख जैसे इलाके में भी अगर वहाँ हिंसा हो रही है, लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं, तो और तकलीफ होती। तकलीफ इसलिए होती क्योंकि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। उसकी सीमाएँ पाकिस्तान से भी लगती हैं, उसकी सीमाएँ चीन से भी लगती हैं और वो डिस्प्यूटेड इलाका भी है। वहाँ पे चीन हमारी ज़मीन में आके घुस के बैठा हुआ भी है। वैसे में जब भी कोई बॉर्डर बॉर्डर स्टेट, जब भी कोई सीमावर्ती इलाका, जब वहाँ अस्थिरता दिखाई पड़ती है, तो हमेशा ये चिंता होती है कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसीलिए जब मणिपुर में हुआ था, तो उस वक़्त भी मुझे बहुत चिंता हुई थी और अब लद्दाख में जैसे-जैसे हो रहा है, उसको लेकर भी चिंता हुई है। मुझे जो सबसे बड़ी चिंता इस वक़्त ये लग रही है कि हमारी सरकार, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, लगातार तीसरी बार केंद्र के अंदर है और बहुत ही अनुभवी लोग इसके शीर्ष पर हैं। उनके पास मुझे लगता है कि विकल्पहीनता की स्थिति पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो लद्दाख की क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत तकलीफ देने वाला है। लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो लोकतांत्रिक जो कहीं भी अगर कहीं तरीके से लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहा है, तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा रास्ता निकाल के लोगों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। और एग्जैक्टली यही चीज, यही टेम्पलेट जो हम देश के दूसरे इलाकों में देखते हैं, लगभग वही टेम्पलेट हम लद्दाख में भी देख रहे हैं, बिना इस बात को सोचे हुए कि दरअसल वो एक बॉर्डर इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। चीन से हमारी सीमाएं वहां लगती हैं और चीन का वो इलाका है जहां गलवान जैसा हादसा हो चुका है, जहां पाकिस्तान भी हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करने के उसमें रहता है। ऐसे में अगर आप सोनम वांगचुक की इस बात के लिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान गए थे और ये हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो कुछ भी उनका आंदोलन है पाकिस्तान से प्रेरित है या किसी विदेशी फंडिंग की वजह से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर, जिसे कहते हैं कि हम शायद कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं, कुछ अपनी लोकतांत्रिक आत्मा से दूर होते हुए जाते हुए दिखाई पड़ते। इसलिए मुझे ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई लद्दाख में कोई बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। मणिपुर जैसा संकट तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन जब संकट के निवारण की कोशिश ठीक तरीके से ना हो और उसको भी अलग तरीके से देखा जाए, तो ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन सर जैसे लद्दाख को देखा जाए 2019 की बात करें, 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में किया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया और वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
मुझे याद आता है कि लद्दाख की मांग लंबे समय से थी कि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, उसे जम्मू कश्मीर से अलग करके। और उस जमाने में लोगों ने बहुत सेलिब्रेट भी किया उसको, उस फैसले को। अब 6 साल बाद आप पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ और बातों को लेकर कर रहे हैं। छोटी मोटी बातें होती रहती, हर कोई भी फैसला हो जाता है उसके बाद भी उसमें बदलाव होने की बात होती है। 6 शेड्यूल में किस तरह से शामिल किया जाए, 6 शेड्यूल में क्या क्या फायदे वहां हो सकता है। लेकिन क्या ये शंका बनती है आपको कि 4 साल पहले, 6 साल पहले आप सेलिब्रेट कर रहे हो यूटी के लिए और आज फिर से स्टेटहुड पर आ जाए बहुत जल्दी ही? क्या फॉरेन फंडिंग को इस तरह से नजरअंदाज भी किया जा सकता है, इस आरोप को इग्नोर किया जा सकता देखिए, मुझे मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के मसले पे, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या उसके पहले की सरकारें हो, सारी सरकारों ने जम्मू एंड कश्मीर को मुझे लगता है कि ठीक से हैंडल नहीं किया है। जम्मू कश्मीर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा शोकेस हो सकता था, क्योंकि वहाँ 3 धर्मों के लोग बहुत ही मजबूती के साथ हैं। लेह के इलाके में आप देखिए बुद्ध धर्म के लोग हैं, है? बहुत करगिल आ जाइए मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वैली में आप जानते ही मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जम्मू में तो हिंदू धर्म के लोग हैं। और ऐसे में ये दुनिया को बताने के लिए बहुत बड़ा था कि यहाँ भारत वो देश है जहाँ पे एक बड़ी बड़ी सभ्यताएं लंबे समय तक एक साथ सकुशल एक दूसरे की चिंता के साथ रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर को हम हैंडल नहीं कर पाए, चाहे वो 1947 का सवाल हो, चाहे 1947 के बाद 2019 का सवाल हो। और कहीं ना कहीं हमसे एक बहुत बड़ी चूक हुई है, एक सभ्यता के नाते, एक देश के नाते। जहां तक आपने जो सवाल खड़ा किया, देखिए देश के अंदर हर किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, ये भारत का संविधान उसको अधिकार देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2019 में चूंकि उनको एक क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, इसलिए वो राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और इसलिए वो गलत है। मुझे लगता है ये बहुत ही वर्चस्ववादी सोच एक लिहाज से है, एक 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 एक, एक जिसे कहते हैं कि प्रभुत्ववादी वादी सोच उस लिहाज से है। किसी भी व्यक्ति को इस देश के अंदर अपना आंदोलन करने का, अहिंसक तरीके से करने का पूरा अधिकार है। सवाल इस बात को है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। अगर आप केंद्र की सत्ता में, अगर आप राज्य की सत्ता में है, तो आपको उसका हैंडल करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा, संवेदनशीलता के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा और इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के रहने वाले हैं। उनकी नाराजगी सही हो सकती है, उनकी नाराजगी गलत हो सकती है, उनके काम करने का तरीका सही हो सकता है, उनके काम करने का तरीका गलत हो सकता है, उनका मुद्दा गलत हो सकता है, लेकिन वो इस देश के नागरिक हैं। और अगर इस देश के नागरिक हैं तो उनको उसी संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना चाहिए। अब जैसे आपने कहा लद्दाख का प्रश्न है, लद्दाख के प्रश्न में अगर जो मामला वहां के ब्यूरोक्रेट्स हैंडल कर रहे हैं, अगर कोई सीनियर मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, ये लोग अगर उसको हैंडल कर रहे होते तो ये समस्या यहां तक होती ही नहीं। क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट समस्या हल करते हैं तो उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, एक जाना पहचाना चेहरा जब मामले को हैंडल करता है तो उसकी संवेदनशीलता बिल्कुल अलग होती। राजनाथ सिंह को देखकर या नितिन गडकरी को देखकर या अमित शाह को देखकर वहां के जो आंदोलनकारी हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब वो किसी एनोनिमस बाबू को देखते हैं तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। और बाबू के काम करने का तरीका, ब्यूरोक्रेट से काम करने का तरीका, पॉलिटिकल लीडर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह दूं, मैंने धारा 370, हालांकि टेक्निकली धारा 370 को नहीं हटाया गया है, कहा जाता हटा दिया गया है, मैं धारा 370 को हटाने के पक्ष में भी नहीं था, न जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने के भी पक्ष में था। मुझे लगता था कि जम्मू कश्मीर भारत का वो शोकेस हो सकता था अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, जहां 3 धर्मों के लोग एक साथ खुशहाली से रह सकते थे। हमने सब लोगों ने जम्मू कश्मीर को न केवल फेल किया है, बल्कि खुद भी बड़े पैमाने पर फेल हुए। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुद्दा गलत हो सकता है, तरीका गलत हो सकता है, तो फिर उसको हैंडल करने का भी दूसरा तरीका होगा ना। और अभी क्या हुआ कि इसमें लद्दाख को लेकर ये बात हुई कि जैन जी, आज एक अलग तरह की टर्म आ गई जो इस आंदोलन में शामिल थी। और जैन जी से हमारे पड़ोसी देशों को बड़ा एक नेगेटिव तरीके से कॉन्नोटेशन के साथ बात हुई। नेपाल को देखे, बांग्लादेश को देखे, तो भारत सरकार को भी डर लगना वाजिब है। और वहां भी फॉरेन फंडिंग की बात आई, विदेशी जो स्रोत है सरकार के नजर में, वो सब लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ भी जैन जीओ, मैं जैन जी को कोई नेगेटिव तरीके से नहीं देखता, लेकिन एक को रिलेट करे सारी चीजों को, तो फिर चिंता तो बन सकती है ना। ज़ेनजी शब्द सुन के मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए मतलब आती वो चल रहा है, शब्द को ही है, इस्तेमाल। ऐसा दुनिया में कौन सा आंदोलन है जो युवाओं ने नहीं किया है? कौन सा आंदोलन? अगर आप ईसा मसीह की उम्र को देख लीजिए तो 32 साल के थे या 33 साल के थे।
जेनजी की उम्र के थे ना। शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत को वो दर्शन दिया है, उनकी कितनी उम्र थी? 32 साल से कम को थे, जब उन्होंने मंडन मिश्र को विवेकानंद को चुनौती भी दी। याद कर लीजिए, हाँ हाँ, विवेकानंद तो खैर फिर भी 39 की एज में वो चले गए थे। लेकिन अगर आप मंडन मिश्र से जब वो शास्त्रार्थ करने बिहार पहुंचे, तब तो उनको मंडन मिश्र ने कहा ये तो बच्चे हैं, इनसे क्या बातचीत कर, वो तो 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे। तो दुनिया में जो क्रांतियां होती हैं, दुनिया में जो विद्रोह का बिगुल बचता है, दुनिया में जो असंतोष भड़कता है, वो युवा ही करता है। क्योंकि युवा की सोच, उसकी आकांक्षा, उसकी उम्मीदों पर जब समाज खरा नहीं उतरता है, जब राज्य सत्ता खरा नहीं उतरती, तभी तो वो अपनी नाराजगी को जताता है। यही तो, अब उसको जेन जी शब्द यूज कर लिया तो क्या जेन जी कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो गया है। और ये मॉन्स्टर जो है, देखिए उसने श्रीलंका के अंदर सरकार खा ली, बांग्लादेश के अंदर सरकार खा ली, नेपाल में खा ली, अब भारत में आ रहा है। अरे भाई, जेपी आंदोलन में क्या जेन जी नहीं था? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट में जेन जी नहीं था? क्या गांधी के साथ चंपारण में जेन जी नहीं था? भाई जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे बोस, बिल्कुल यंग लीडर्स, उन्होंने भारत की तासीर बदल दी आजादी के पहले। तो ये जेन जी शब्द नहीं, करके उनका कहने का मतलब ये है कि जैन जी जो है उसको नहीं पता होता, और फॉरेन फंडिंग या फॉरेन जो पावर्स हैं वो किस तरह से उनका इस्तेमाल करती हैं, कैसे दुरुपयोग करती हैं, और जैसे पड़ोसी देशों में एक अस्थिरता हुई, डिस्टेबलाइजेशन हुआ, वो आशंका सरकार को परेशान करती है। जैन जी से झगड़ा नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि कोई लोग उनको यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान भारत को ना उठाना पड़े, ये चिंता तो होती है ना। आज नहीं होगी, आज कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर कल आप ही कहेंगे कि अरे सरकार को देखना था, मैं क्या करता, आशुतोष यहाँ बैठे थे स्टूडियो में, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे। जी, मैंने बहुत करीब से अन्ना के आंदोलन को देखा है। जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ है उसको फॉरेन फोर्ड फंडिंग मिल रही है, मनीष सिसोदिया को फोर्ड फंडिंग मिल रही है, किरण बेदी जो है वो विदेशी एजेंट है, प्रशांत भूषण ऐसे विदेशी एजेंट है। जब आंदोलन होता है तो आंदोलनों को डिस्क्रेडिट करने के लिए सरकारों के पास इसके अलावा कोई दूसरा फालतू का कोई तरीका होता ही नहीं है, कोई और तरीका नहीं होता। मुझे अच्छी तरीके से याद है उन दिनों जो केंद्र के मंत्री तो क्या क्या नहीं कहते थे, अखबारों में क्या क्या नहीं छपता था। इतने साल हो गए, कुछ निकला? साबित कर पाए कि अरविंद केजरीवाल विदेशी एजेंट थे, मनीष सिसोदिया विदेशी एजेंट थे, अन्ना हजारे विदेशी एजेंट थे। वो सोनम वांगचुक अभी कुछ साल पहले तक तो नरेंद्र मोदी के गीत गाया करते थे, तब वो बड़े अच्छे थे। वो सोनम वांगचुक जिनके नाम पे एक फिल्म बनी 3 इडियट्स, जो हमारे एक आइकॉन की तरीके से थे, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, आज आपका विरोध करने लगे तो आप वो जो है वो फॉरेन फंडिंग कर लें। अरे भाई, आप आग का नाम के बंद थे क्या जब वो फॉरेन फंडिंग ले रहे थे? आपने जांच की? आपने गिरफ्तार किया? एफसीआरएम का कैंसिल किया? नहीं किया ना। तो जिस दिन वहां हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हो गई, अगले दिन आपने कह दिया कि एफसीआरए का वायलेशन हुआ है, हम उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं और हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं, और ये भी जांच करने को पाकिस्तान गए थे। ये क्या बेवकूफी की बातें हैं। कोई भी समझदार पॉलिटिशियन, कोई भी हिंदुस्तान का समझदार नागरिक इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि ये कुछ नहीं है, सरकारों का दमनकारी तरीका है। सरकार चाहे मनमोहन सिंह की हो, सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो, उसका आंदोलनों को दबाने का एकमात्र तरीका ये बिल्कुल सिमिलर टूल किट है। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब जेपी का आंदोलन चल रहा तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? विदेशी हाथ, सीआईए के एजेंट, और किसको बोला? मोरारजी देसाई को बोला गया। मोरारजी देसाई कौन? जो देश के वित्त मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। सीआईए एजेंट, किताबें भी आ गई उनके ऊपर। आप सोचिए, जेपी के बारे में भी कहा गया। जिस आदमी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में इतनी जबरदस्त भूमिका निभाई थी, जिसको जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना मानस पुत्र मानते थे, जिनको चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री बने, उनके कैबिनेट में हो, उनको इंदिरा गांधी की सरकार ने जो कहा कि सीआईए एजेंट है। तो सरकारों का तरीका बदलता ही नहीं। ये सरकारी, मुझे लगता है ये सरकारी इतनी बेवकूफ होती है और उनको लगता है कि देश बेवकूफ होगा। अंततः जेपी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी को हटना पड़ा। अन्ना आंदोलन के बाद मनमोहन सिंह की सरकार की बैठ गई पूरी तरीके से। और इसी तरीके से आपने, जब किसानों का आंदोलन हुआ तो आपने खालिस्तानियों का आंदोलन, अरे भाई खालिस्तानियों का आंदोलन तो आप झुके क्यों? 3 कानून वापस क्यों लिया? इसी तरीके से जब शाहीन बाग में अहिंसक तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, आपने उनको बता दिया कि देश दोस्त, इतने कस के बटन दबाइए कि जाके शाहीन बाग को लगे। मुझे लगता है कि ये हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि सत्ता का एक दमनकारी स्वभाव होता है, वो स्वभाव है। कायदे से क्या करना चाहिए?
सोनम वांगचुक को प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, बोले हम आपसे बात करने के लिए तैयार। भाई ऐसी कौन सी बात है जो हम दो आदमी बैठ के नहीं बात कर सकते? चलिए आप मुझसे नहीं बात करना चाहता, अमित शाह जी से बात कर लीजिए। चलिए आप अमित शाह जी से भी नहीं बात करना चाहते, राजनाथ सिंह से साथ बात कर लीजिए, नितिन गडकरी के साथ बात कर लीजिए। बातचीत करना चाहिए ना। और देखिए एक बात मैं बार बार कहता हूं, सरकारों के पास, सत्ता के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। उनके पास पुलिस है, उनके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनके पास सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, उनके पास आंसू गैस के गोले हैं, उनके पास बंदूकें हैं, सब कुछ है, किसी का इस्तेमाल कर सकता है। आम नागरिक के पास क्या है? अगर उसको नाराजगी किसी चीज के लिए क्या करेगा? धरना ही प्रदर्शन तो करेगा ना। और अगर आप उसके सब्र की, बाबरी मस्जिद क्यों गिरी? तब तो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने कहा हमारे सब्र का बांध टूट पड़ा। तो जिन लोगों ने इस देश के में बड़े पैमाने पर विद इन कोर्ट अराजकता फैलाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत था, आज वो दूसरों को देशद्रोही बताने की कोशिश, ये तरीका गलत है। मैं मनमोहन सिंह की सरकार की भी आलोचना करता था और आज भी कर रहा हूं, ये तरीका गलत है। लोकतंत्र के अंदर आपको इंगेज करना पड़ेगा, लोगों से बात, इस संदर्भ में कहता हूं। और अगर वो वाकई में फॉरेन फंडिंग ले रहे थे तो आज आपकी आंख खुली है, इसका मतलब देश को तो बहुत चौकन्ना होना चाहिए। ऐसे कमजोर लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनको आंदोलन के बाद ही पता चलता है कि इनकी तो ये तो फॉरेन फंडिंग मिल रही है। पहले क्यों नहीं पता चला आपको? पहले क्यों नहीं आपने सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिया? राहुल गांधी के बारे में कहते थे ये तो चीन से जाके मिलते हैं, चीनी, और आज उसी चीन के गोद में आप बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना सिंपल सी बात यह है कि ये सब मामले बहुत आसानी से सुलझ सकते हैं, बशर्ते कि आप इंगेज, बातचीत करें, वार्ता करें, समझाने की कोशिश करें। ये आपके ही देश के लोग हैं और राजा की नजर में सब पुत्र बराबर होता है। सबसे टेढ़े पुत्र के साथ भी आपको बात करना पड़ता है, सबसे सीधे के साथ भी बात करना पड़ता है। मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो जिस तरीके से सरकार डील कर रही उससे प्रॉब्लम है, उससे चीजें एस्केलेट करेंगी, संकट बढ़ेगा, उससे कोई समाधान नहीं निकले। मैं ये मानता हूं कि लद्दाख को पूरे स्टेट का दर्जा देना मुश्किल होगा, मानता हूं मैं, बहुत सेंसिटिव इलाका है, शायद ना मिलना चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन बात तो करो, आप ठीक से बात करो ना। आप बात नहीं करो तो हिंसा भड़केगी। यदि लद्दाख की बात करते हुए और स्टेटहुड की बात की आपने, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दिया है या पोस्ट किया है, उसमें कुछ बिटवीन द लाइंस आप देखते हैं या वार्निंग के तौर पर देखते हैं या केवल एक जेस्चर है? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के मसले पे ये कहा था कि आप जल्दी चुनाव कराइए और साथ ही साथ उनको स्टेटहुड भी दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज की तारीख में केंद्र सरकार ने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया जिसके आधार पर लगे कि वहां पे राज्य की पुनर्वापसी हो रही है या राज्य को पूरा दोबारा बहाल कर रहे हैं। बल्कि स्थिति यह हो गई है कि वहां के अपने मुख्यमंत्री को वहां की पुलिस फिजिकली रोकती कि आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है दुनिया के किसी लोकतंत्र में, सिवाय तानाशाही में और कहीं नहीं हो सकता, कि वहां का मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना, उसको वहां की अपनी पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही है क्योंकि उसको लगता है कि वो बाहर जाएंगे तो उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। आप दूसरी स्थिति को सोचिए, इस देश के अंदर सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनका एमएलए अरेस्ट होता है, वो वहां जाते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, ताला लगा दिया जाता है। वहां के 4 बार के मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, वो उनसे मिलने के लिए आते हैं, आप उनसे मिलने नहीं देते। ये बहुत ही डिप्रेसिंग सिनेरियो है। या तो सरकार बहुत डरती है या सरकार को चीजों को हैंडल करने नहीं आता। देखिए, जब राज्य का 4 बार का मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर से सरकार को डर लगने लगे तो समझ लीजिए कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और सोचिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप मतलब फिजिकली रोक रहे हैं, तो क्या ये ना माना जाए कि ये पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो गया इंडिया? मैं तो मानूंगा कम से कम पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए मुझे उनके तरीकों पर ऑब्जेक्शन है। मैं ये मानता हूं कि लद्दाख में स्टेटहुड देना मुश्किल काम है और शायद अगर केंद्र सीधे नजर रखे तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। लद्दाख बहुत सेंसिटिव इलाका है नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बात करनी पड़ेगी। एक जमाने में दार्जिलिंग का भी आंदोलन लंबे समय तक उठा था, लंबे समय तक चला, लेकिन राज्य का दर्जा तो नहीं दिया ना आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की।
अगर आप कॉन्फिडेंस में लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बातचीत तो दरवाजा खुला रखेंगे, लोगों को भरोसा होगा कि नहीं हमारी बात कहीं सुनी जाए। देखिए, राजनीति का जो मेरा अनुभव है वो एक चीज कहता है, जो एक पत्रकार के तौर पर मैं कभी समझ नहीं पाया, वो ये कि जब आप कोई आदमी गुस्से में नाराज होकर आता है और आप उसकी बातों को चुपचाप सुन लेते हैं ना, उसका आधा गुस्सा खत्म हो जाता है। आधी समस्या इसलिए होती है क्योंकि लोग उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं सुन रहे। लोग उनको लगता है कि मुझे दुत्कारा जा रहा है, मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा। जब एक बार सुन लेते हैं ना, गुस्सा खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद आप पुचकार के उनको बैठा के समझा। ऐसा मैंने कई बार किया राजनीति के अंदर। पत्रकारिता में था तो मुझे ये बात समझ में नहीं है। आज जब होता क्या कि जब कोई किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाता है, पहले मैं अचानक खड़े होकर कहता था इनका इस्तीफा लेना चाहिए। अब मैं सोचता हूं नहीं, क्योंकि मैंने देखा है राजनीति के अंदर कि ऐसे बहुत सारे मेरा मानना है कि राजनीति में 70 से 80% आरोप फ्रिवलस होते हैं, बेबुनियाद आरोप होते हैं, आते हैं राजनीति खत्म करने के लिए। और हर आरोप पे अगर आप इस्तीफे लेने लगेंगे तो फिर देश चल ही नहीं सकता। तो मेरी दृष्टि बदली है राजनीति में जाने की। इसलिए मैं कहता हूं कि यह तरीका सरकार का ठीक नहीं है, आपको लोगों से बात करनी चाहिए। बल्कि मैं अभी पढ़ रहा था, आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि पंडित जवाहर, जब सिंधु जल का सौदा हो गया तो संसद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जम के आलोचना की गई। और पता है आलोचना करने वाले कौन थे? उनकी अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर्स, अपनी पार्टी के लोगों ने जम के आलोचना की। नेहरू जी ने किसी को बाहर नहीं किया। आज आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़े होकर संसद में अपनी सरकार की आलोचना कर सकता है? हम वहां से शुरू हुए थे, हम यहां आ गए। ये जो प्रगति है, ये प्रगति अच्छी नहीं है। लेकिन सर, ऐसा लगता है कि आशुतोष जी से बात करके कि ये सरकार सब कुछ ही गड़बड़ कर रही है, लेकिन उसका एक पैरामीटर होता है सरकार के काम करने का, वो होता है चुनाव, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और ये सरकार चुनाव जीत रही है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, है ना। अब इस पे भी एक बहस हो सकती है कैसे जीतती है नहीं जीतती है। तो अब एक और चुनाव हो रहे हैं बिहार के, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, बिहार के चुनाव होने वाले हैं। 20 साल से वहां पर एनडीए की सरकार, मतलब नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए रह ही नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार। क्या आपको लग रहा है कि अगर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है देश भर में और ये सरकार ठीक नहीं कर रही, बिहार के चुनावों को कैसे आप देख रहे हैं? विजय जी, आप मेरी राय से समझ, वी आर द बार्किंग डॉग्स ऑफ द डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र के भौंकने वाले कुत्ते हैं। और मैं वो ठीक है, लेकिन लोग तो ये कहेंगे ना, जवाब ये देते हैं लोग कि हम जीत जाते हैं और आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, मेरे लिए डॉग का मतलब होता है बहुत अजीज, दिल के करीब। जो नेगेटिव संदर्भ में नहीं बात कर रहा हूँ। वी आर द बार्किंग डॉग्स ऑफ द डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र के भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम जिस दिन भौंकना बंद कर देंगे, चाहे गलत भौंक रहे हो चाहे सही भौंक रहे हो, उस दिन चोरों की पौ 12 हो जाएगी। इसलिए हमको भौंकना बंद नहीं करना है, किसी भी हालत भौंकते रहना है। क्योंकि सरकार, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, सरकार का काम करने का तरीका ही गलत होता है, काम करने का तरीका ही अलग होता है। नहीं, लेकिन उनका कहना यह है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप देखिए ना, जनता तो नहीं कह रही जैसे आप सोच रहे हैं, वैसे जनता नहीं सोच रही। हमें वोट दे रही है ना, हमें जिता रही है ना। और यही पैरामीटर हो सकता है, कोई थर्मामीटर यही हो सकता है ना इलेक्शन में, डेमोक्रेसी में। विजय जी, 37% वोट लेकर आने वाली पार्टी को अंदाजा होना चाहिए कि 63% लोग उसको वोट नहीं दे रहे, या 50% से ज्यादा लोग उनको वोट नहीं दे रहे। ये तो सच्चाई है ना। 50% लोग भी वोट दे देंगे तब भी आप कह सकते हैं कि 50% लोग वोट नहीं दे रहे। तो 50% लोग तो भौंकेंगे ना। 50% लोग आपसे सहमत नहीं है ना, ये तो सच्चाई है ना। आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, तो ये भी तो सच्चाई है कि 50% लोग उनके साथ खड़े हैं। 100%। बट 50% लोग उनके अगर सपोर्ट में खड़े, तो मुझे ये अधिकार नहीं उनसे बोलूं कि आप सरकार को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। आप तो हर चीज में सरकार को सपोर्ट करते हो। आप सरकार कुछ भी गलत करें तो भी आप सपोर्ट करते हो। ये डिबेट ही नहीं है। डिबेट क्या है कि पत्रकारों का काम है सरकार को लगातार जगाए रखना। अगर आप उनको जगा के नहीं रखेंगे तो फिर वो भी सो जाएंगे, जनता भी सो जाएगी, उसके बाद देश रसातल में चला जाएगा। अब जहां तक आपने बिहार का प्रश्न किया, देखिए, बिहार में मुझे लगता है कि जो दबाव पिछले महीनों में पड़ा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का दबाव हो, चाहे वो विपक्ष के नेता का दबाव हो, चाहे वो तमाम मीडिया के एक डिजिटल मीडिया के एक बड़े हिस्से का दबाव हो, अब वो काम करने लगा है। अब उन्होंने जैसे जब अभी 2 दिन पहले जो फैसला चुनाव आयोग ने किया है, वो अच्छा फैसला है कि उन्होंने कहा कि एपिक कार्ड के साथ साथ अब आपको आधार कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मोबाइल से लिंक करना पड़ेगा।
यानी पहले आप किसी का एपिक कार्ड लेते हैं और उसके बाद आप मोबाइल पे फोन करते हैं और वहां से ओटीपी जनरेट होती है। अब आपको आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो भी देना पड़ेगा। तो कम से कम एक स्टेप तो बेहतर हुआ ना। इस पूरे दबाव में एक चीज तो अच्छी हुई कि कम से कम अब संवैधानिक संस्थाओं पर भी एक अंकुश लगा। हमने उस व्यवस्था को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश की। जैसे जब ईवीएम का प्रश्न आया था, जब सवाल खड़ा हुआ था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि वीवीपैट लगाइए आप। तो ये जो वीवीपैट लगा, व्यवस्था को ये भी बेहतर एक करने स्टेप, के लिए था, एक बेहतर स्टेप। व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया गया। तो जो दबाव था वो तो काम कर रहा है। तो ये समझना कि विपक्ष के लोग सिर्फ देशद्रोही हैं और सरकार की हर चीज की आलोचना करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये दबाव जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन देश के अंदर अराजकता आएगी और तानाशाही दोनों एक साथ आएगी। क्योंकि तानाशाही जब बढ़ती है तो अराजकता भी उतनी पैमाने पर फैलती है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, मुझे लगता है कि अब स्थिति थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए पहले से। अब आधार कार्ड को आपने स्वीकार कर लिया है और चुनाव आयोग को भी ये समझ में आ गया है, जैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि अगर अब देश के अंदर उनको एसआईआर लागू करना है तो उन्होंने तमाम राज्य सरकारों को, जो उनके इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनको उन्होंने मैसेज दिया है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के आप बातचीत करिए। ये काम तो आप तो बिहार के एसआईआर लागू होने के पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? अब आपको याद आ रही है? क्यों याद आ रही? क्योंकि दबाव पड़ा आपके ऊपर। जो आप मनमाना कर रहे थे उसके ऊपर कहीं अंकुश लगा। इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो ठीक जाएगा। है, स्मूथ हो गया। एक ताला और लगा ना, कम से कम एक लोगों के मन में भरोसा हुआ कि एक और फैसला हुआ। अभी एक और फैसला चुनाव आयोग ने किया है कि जो बैलेट पेपर को लेके पोस्टल पोस्टल उनकी पोस्टल काउंटिंग बैलेट को लेकर पोस्टल वोट को लेके जो कंट्रोवर्सी थी कि पहले करें या बाद में करें, अब चुनाव आयोग ने कहा है कि जो ईवीएम के वोटों की गिनती के पहले आपको बैलेट पेपर की गिनती करनी है। तो जो बाद में जो मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी हुआ करती थी, जिस पर लगातार आरोप लगता था कि आप बैलेट पेपर का पोस्टल वोट लेके आप लोगों को जिता हरा देते थे, उस पर कम से कम एक जो संदेह था वो थोड़ा कम हुआ। तो ऐसा नहीं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। अब मेरे जैसे पत्रकारों की कोई भूमिका नहीं, आप जैसे पत्रकारों की कोई भूमिका नहीं। हम भौंक रहे हैं, इसलिए सिस्टम को बेहतर करने में मदद कर रहे हैं। हमने जिस दिन भौंकना बंद कर दिया उस दिन दिक्कत पैदा हो जाएगी। और आप देख लीजिए, दुनिया में जहां कहीं भी हमारे जैसे लोगों ने भौंकना बंद किया है वहां सिर्फ तानाशाही ही रही है। आप पुतिन के रशिया में चले जाइए या शी जिनपिंग के चाइना में, वहां हमारे जैसे लोग नहीं भौंकते, आप जैसे लोग नहीं भौंकते हैं, इसीलिए दिक्कत पैदा है वहां। नहीं, लेकिन मेरे को जो पॉलिटिकल जवाब चाहिए वो तो बताइए, क्या हो रहा है बिहार में? नहीं, काश मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको बता देता। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, देखिए मेरा अभी भी मानना है कि इस बार स्थिति जो है वो एनडीए गठबंधन के लिए अच्छी नहीं दिखाई पड़ती मुझे। हालांकि बहुत सारी, जैसे 10,000 महिलाओं को खाते में डालने की बात की जा रही है और आज ही दिए जा रहे हैं, हो जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक डिसाइसिव फैक्टर हो जाए। 3 चीजें जो है मुझे लगता है कि वो इस वक्त एनडीए गठबंधन के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रही। एक तो नीतीश कुमार जी की अपना स्वास्थ्य और मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि को भी काफी नुकसान हुआ है। दूसरी बात है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। किसी भी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती, 20 साल तो खैर बहुत ही ज्यादा होती। तीसरा, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने बल पे वहां वोट डलवा सके। आज भी पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट है। क्या कोई सम्राट चौधरी के नाम पे वोट डालेगा, या विजय सिन्हा के नाम पे वोट डालेगा, या गिरिराज सिंह के नाम पे वोट डालेगा? आप मुझे एक आदमी इन लोगों के नाम पे वोट डालने वाला नहीं है, एक आदमी नहीं है। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले। जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं होंगे उस दिन इनमें से आधे लोग तो चुनाव अपने बल पे नहीं जीत पाएंगे। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक नेता खड़ा किया था जिसका नाम था सुशील मोदी। आज वो दुर्भाग्य की बात हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब वो जीवित थे तब भी आपने उनको साइडलाइन कर दिया था। तो आपने एक जमी जमाई लीडरशिप को वहां खत्म कर दिया था। तो ये इसलिए बीजेपी की चिंता क्या है कि वो घुसपैठियों का सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मैंने आंकड़े दिए थे घुसपैठियों के लेके नरेंद्र मोदी का अपना रिकॉर्ड इतना खराब है कि निकालने का में तकरीबन 90,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया 10 साल में, और नरेंद्र मोदी की सरकार के में 10,000 भी नहीं आंकड़ा है। इतना खराब आंकड़ा, और आप घुसपैठियों की बात करते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि आप देखिए राहुल गांधी जो पिछले बार बिहार के चुनाव में बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, उनकी क्रेडिबिलिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लोग को पप्पू कहते। इस बार कांग्रेस पार्टी एक्टिव है वहां पे कांग्रेस पार्टी बूथ मैनेजमेंट की बात कर रही है और लोगों के बीच में जाके वो लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं वहां पे। उनके परिवार के अंदर भी जो पिछली बार समस्याएं थी इस बार है, लेकिन थोड़ी कम समस्या होती हुई दिखाई पड़ रही है। और
नहीं तो अब तो जो सारे ही घर के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए वहां पे, मीसा भारती, वो तेज देखिए वो तो पहले भी था प्रताप और वो, रोहिणी लेकिन आचार्य। आज की तारीख में पार्टी में 90% लीडरशिप तेजस्वी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तेज प्रताप को पार्टी से बाहर किया जा सकता है, परिवार से बाहर किया जा चुका है। तो छुटपुट बातें। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी आर.के. सिंह जो सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगा, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो कैबिनेट सेंटर में मिनिस्टर है, मिनिस्टर है। मंत्री है और पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ बर्तन जो है वो आपको एक लग रहा है दूसरे कि से। राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस और आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन में कोई अब खटपट नहीं है, आराम से हो नहीं नहीं, जाएगा, स्पीड हो जाएगा? देखिए आप विजय जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कोएलिशन पॉलिटिक्स में लास्ट मिनट तक झगड़े होते हैं। झगड़े क्या होते हैं? मतभेद होते हैं। क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीटों को लेकर झगड़ा नहीं होगा? होगा, खिंचमतान होगी। ये तो होगा लेकिन ही, जाहिर है। हाँ, लेकिन महागठबंधन और एनडीए का जो कोएलिशन है वो काफी स्थिर कोएलिशन है। तो जो लोग ये कहते हैं कि झगड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है झगड़े वगड़े नहीं हो रहे हैं। बहुत मेच्योरिटी दोनों गठबंधन में एक तरीके से मैं देख रहा हूँ। उनके जो शीर्ष नेता है उनके बीच में एक तरीके का गर्मजोशी में देखता हूँ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मैं गर्मजोशी को देखता हूँ। पूरे राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव उनके साथ चल रहे थे, या जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में वो भी चल रहे हैं। अगर इधर कंफ्यूजन है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करना चाहती, तो उधर भी कंफ्यूजन है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग बार बार कहते हैं महाराष्ट्र का शिंदे मॉडल यहाँ लागू होगा। तो ये माइनर चीजें हैं। मेजर बात क्या है कि दोनों गठबंधन अपनी जगह इंटैक्ट हैं और दोनों गठबंधन के बीच में एक दूसरे की के प्रति समझ है और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखता। अब इस पर निर्भर करता है कि जनता के मुद्दों के साथ जुड़ के कौन जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है। जो वेलफेयर मेजर्स सॉरी जी जी जी, नहीं आप बोले। जो 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 रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्या वाकई में लोगों का मिजाज बदल पाएंगे? जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो फिर एनडीए के लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं रास्ता आसान होगा। सर, आपकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस क्या कहता है, यदि कांग्रेस राहुल जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री अनाउंस कर देते या कर दें, अभी भी बहुत वक्त, अभी तो बहुत हुआ नहीं है, उससे एमजीबी का महागठबंधन का जो रास्ता है थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा और बीजेपी भी ये साफ कर देती कि चुनाव तक नीतीश कुमार हैं, बजाय कि चुनाव पिछली बार जैसे कहा था कि कोई भी हो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो वहां भी अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि चुनाव के बाद नीतीश जी रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री। ये दोनों मुख्यमंत्रियों के होने नहीं होने का जो कंफ्यूजन है, ये दोनों पर असर डालेगा गठबंधन पर? बिल्कुल, किसी रत्ती पर असर नहीं डालेगा, रत्ती पर असर नहीं डालेगा। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शनरिंग नहीं होती। लोगों के नजर में अगर आज आप लोगों से पूछेंगे बिहार के अंदर के महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, आपको हैंड्स डाउन लोग कहेंगे तेजस्वी। कांग्रेस क्या एफोर्ड कर सकती है वो कहेगी तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्या एफोर्ड कर सकती है? कर ही नहीं सकती। एनडीए की तरफ से क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना पाएगी या विजय सिन्हा को बना पाएगी? एक वोट मिलेगा उनको। वहां भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के दावेदार है। तो दो लोग हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और तीसरा प्रशांत किशोर को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो रेस बहुत पीछे है अभी। तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव के बाद कौन? क्या वहां पे दो अगर जीतते हैं तो क्या डिप्टी सीएम होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो किस जाति के होने चाहिए? क्या वो दलित समाज के होने चाहिए या ईबीसी राजेश समाज राम के? हो सकते हैं, हाँ राजेश राम हाँ, हो सकते हैं। उसको लेके वहां पे खींचतान हो सकती है। यही चीज एनडीए गठबंधन में भी हो सकती है। अब चुनाव के बाद क्या होगा, देखिए हम तो ज्योतिष नहीं, हमें नहीं मालूम चुनाव के बाद क्या होता। आपने मुंबई में देखा था शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था 2020 में। क्या हुआ? चुनाव के बाद तो उद्धव ठाकरे और उनकी नहीं पटी और वो शरद पवार के साथ चले गए। लेकिन आपके मित्र क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं, किस भूमिका में है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर किसके को साथ है, अगर मेरे को तो पहले ये समझाइए किसके साथ है वो? देखिए, प्रशांत किशोर अगर किसी के साथ रहेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मैं जो अन्ना के आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जो मेरा अनुभव था कि आपको लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं, आपकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आप पॉलिटिक्स पर से को चैलेंज कर रहे हैं। जो स्टेटस को है, जब आप उसको खुली चुनौती देते हैं तो लोगों को, तो एक बड़ा सेक्शन होता है जिसको मौजूदा राजनीति से तकलीफ है, उनको किसी विकल्प की तलाश है,
वो वही घिसे पिटे चेहरे लालू यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अब ये नेता इंस्पायर नहीं करते। उनको नए चेहरे की जरूरत है, नई राजनीति की जरूरत है। अगर वो बीजेपी की सपोर्ट करने लगेंगे तो भी खत्म होंगे, और अगर आरजेडी को सपोर्ट करेंगे तो भी खत्म होंगे। प्रशांत इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को? मुझे लगता है प्रशांत ने एक डिबेट तो जरूर बिहार के अंदर पैदा की है, और वो डिबेट अच्छी, एक नए चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन क्या वो जीत पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता कि 2-3-4 सीट के अलावा कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाए। जैसे कि दिल्ली में 2013 में आम आदमी पार्टी ने किया था, अचानक आम आदमी 28 पार्टी सीटें का। उन्होंने जीत ली थी, 28 सीटें जीती, 28 या 29 हाँ। सीट जीत ली थी। और जब लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती तो अगली बार 1.5 साल के अंदर में 67 सीट, लेकिन वो कामयाबी इसलिए थी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चैलेंज किया था। जो उस वक्त की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसको उसके विकल्प के तौर पर खुद को पेश किया था। क्या प्रशांत किशोर को आज विकल्प के तौर पर बिहार में देखा जा रहा है? एक सर्टेन सेक्शन में देखा जा रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी मुझे लगता नहीं देखा जा रहा। तो लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो महागठबंधन को भी रीथिंकिंग के लिए मजबूर करेगी और एनडीए गठबंधन को भी रीथिंकिंग के लिए मजबूर करेगी। और हम जो जाति के आधार पे नेताओं का चयन करते हैं, ठीक है, वो जातियों का होना चाहिए, लेकिन उसमें जो साफ चेहरे हों, पढ़े लिखे लोग हों, जो मुद्दों को लोगों के बीच में लेके जा सके, उस पर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन कम से कम उन्होंने देश को एक दृष्टि तो देने की कोशिश की ना। आपने अन्ना आंदोलन का जिक्र कर दिया और आप उसके साथ जुड़े रहे, तो मुझे ये समझाइए कि बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि अन्ना आंदोलन को तो बीजेपी और आरएसएस ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को हटाने। बाद में क्या स्थितियां बदली नहीं बदली वो तो बात की बात है, शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हो जाएगा। और ज्यादातर जो चेहरे वो आज बीजेपी के साथ हैं, यदि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए अन्ना आंदोलन। क्या प्रशांत किशोर के आंदोलन को भी कोई सपोर्ट कर रहा है? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार इसका एक ही जवाब देता हूँ। सवाल ये नहीं था कि क्या अन्ना के आंदोलन को आरएसएस का समर्थन था या समर्थन नहीं था। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अन्ना के आंदोलन की जो लीडरशिप थी वो नए मुद्दे लोगों के बीच में उठा रही थी, नहीं उठा रही थी, जो पूरी तरीके से सेकुलर मुद्दे थे, जो पूरी तरीके से जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे थे। बाद में भटक गए वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। जो लोगों का अट्रैक्शन था वो ये था कि ये ईमानदार लोग हैं, भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, और ये वो मुद्दे उठा रहे हैं जो दरअसल देश के असली मुद्दे होने चाहिए, जो जाति धर्म से ऊपर। इसका गंभीर सवाल ये है, मैं समझता हूँ, जो अन्ना आंदोलन के साथ ही आपसे इस पर बात करूं, कि वो ईमानदार मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन किसी के कंधे पर थे ना, वो कोई उनके कंधे पर चढ़ के कोई और चला रहा था बंदूक। ये तो नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि आरएसएस उस आंदोलन को स्पॉन्सर किया। मैं ये भी नहीं मानता कि आरएसएस ने उस आंदोलन को क्रिएट किया। मैं इतना मानता हूं कि उस आंदोलन में जब आंदोलन बड़ा हो गया तो आरएसएस उसका सहयात्री बन गया, बस। इससे ज्यादा मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि मोहन भागवत जी ने नागपुर में बैठ के ये फैसला किया था कि हमें इस आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। ये मैं जानता हूं, ये जानकारी मेरे पास है। लेकिन वो सहयात्री की ही भूमिका में थे। जब भीड़ चल रही थी तो उन्होंने उस भीड़ को बड़ा कराने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अगर आरएसएस के अंदर इतनी ताकत थी तो 100 साल के अंदर से एक ही आंदोलन खड़ा कर पाए, वो भी बाबरी मस्जिद का। रोटी कपड़ा मकान के मसलों पर क्यों नहीं आंदोलन खड़ा कर पाए? अगर इतनी ताकत थी तो खड़ा करके दिखाते। तो ये उनकी ताकत नहीं थी, ताकत उस मुद्दे की थी, और उस मुद्दों को जो लोग उठा रहे थे उनकी ईमानदारी की ताकत थी। जब वो लोग उस ईमानदारी से डिगने लगे तो लोगों ने उनको भी डस्टबिन में फेंक दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि सहयात्री तो कोई भी हो सकता है। जब कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो कौन नहीं था उसमें? एक तरफ मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जो लेनिन की कस्में खाते थे, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे जो सोशलिज्म की बात किया करते थे। तो जब जन आंदोलन होता है जी, जब जन आंदोलन होता है तो उसमें सब तरीके के लोग आते हैं। सहयात्री होना तो ठीक है, सहयात्री होना तो ठीक है, लेकिन टिकट आपने ही बुक करवाए और उसमें 2 पैसेंजर आप को पैसेंजर हो, ये फर्क होता है ना। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं फिर भी इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना यह कि गाड़ी चल रही है तो किसी को भी उसमें चढ़ने का, लोकतंत्र के अंदर आप ही थोड़ी बोलेंगे मेरी गाड़ी में आप नहीं चढ़ सकते। मैं उसको जो लोग आरएसएस के बहिष्कार की बात करते हैं, मैं उनको लोकतांत्रिक नहीं मानता हूं।
ठीक। आरएसएस इस देश के, इस समाज का एक मजबूत हिस्सा है। आपको उनकी विचारधारा पसंद हो ना पसंद हो ये अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन नहीं, ये आप तो उनकी आज हम विषयता इस की पर बात डिबेट ही नहीं करेंगे, कर रहे। अनटचेबल करेंगे तो बेकार की बात मैं है। इस पे डिबेट नहीं कर रहा था। मैं तो केवल ये समझना चाह रहा था कि वो उसके सहयात्री थे या टिकट उन्होंने बुक कराए थे। नहीं मैं नहीं, टिकट उसके बुक नहीं, वो जब भीड़ चल रही थी तो भीड़ में जुट गए थे, और उसके बाद भीड़ में उन्होंने और एक बार और बता दो, उस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश भी आरएसएस ने नहीं की। मैं आपको, क्योंकि उसमें लीडरशिप बहुत मजबूत लोगों के हाथ में थी। लोग कहते कि अन्ना हजारे आरएसएस के थे, मैं इसको फालतू की बात मानता हूं। दरअसल जिन्होंने उस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी उनका नाम था रामदेव, और वो पूरी तरीके से साइडलाइन हो गए थे। तो स्वामी रामदेव भी अग्निवेश, आरएसएस के साथ है। रामदेव बड़े भैया। इसीलिए वो वहां उस आंदोलन से अलग हो गए। स्वामी अग्निवेश वो उस आंदोलन से अलग हो गए, सब लोग एक्सपोज हो गए। और बाद में जिन जिन लोगों ने आरएसएस से हॉबनॉब करने की कोशिश की, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो खुद अन्ना हजारे हो, वो सब किनारे हो गए। उनकी कोई आज की तारीख प्रशांत जी के साथ कोई नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनके प्रशांत जी के साथ। मेरे पास कोई सहयात्री है? मेरे विजय जी, मेरे पास जानकारी नहीं, मैं खामखा क्यों। और लेकिन मुझे लगता है प्रशांत जी ने अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है, वो स्टेटस को चैलेंज करने का है। अगर उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी और उनका भी कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इसलिए वो स्टेटस को के चैलेंजर के तौर पर अगर बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनको फायदा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातों को साफ किया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आशुतोष जी हमारे मित्र हैं, इसलिए हम उनके साथ रहे। थैंक यू। नमस्कार।